वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। आज मैं आपको इंडियन पॉलिटी की 7th क्लास करवा रही हूँ और आज की क्लास में आपको जुडिशरी या न्यायपालिका से रिलेटेड 40 से 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इसमें हमने लोक अदालत और जो आपके ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लिए हैं, तो रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और आपके लिए एक न्यूज़ भी है कि हमने सैटरडे को वीकेंड में आपके लिए एक टेस्ट रखा है 50 क्वेश्चन के आसपास का, तो इस टेस्ट को दीजिए और आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? तो आर्टिकल 124(1) के तहत, 124(1) के तहत। नेक्स्ट है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो मुख्य न्यायमूर्ति सहित अधिकतम 34 न्यायाधीश, तो इसको 33+1 भी लिख सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो करेगा राष्ट्रपति करेगा। और मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य जो न्यायाधीश होंगे उनके मामले में वो क्या करेगा? मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करेगा। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहेगा? 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो देता है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है। इस प्रकार सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। अब न्यायाधीशों को अगर हटाए जाने की बात होती है तो उनको हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया का उपबंध व्यवस्था कौन करेगा? तो संसद कानून बना करके न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया के विषय में व्यवस्था कर सकती है। बिना कानून के हम न्यायाधीशों को नहीं हटा सकते हैं। और जो कानून वर्तमान में जो लागू है किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो अगर न्यायाधीश कदाचार का दोषी पाया जाता है या असमर्थता जताया जाता है, तो कदाचार का दोषी पाए जाने पर या असमर्थता के आधार पर न्यायाधीशों को हटाने के वर्तमान में प्रावधान है, लेकिन अभी तक किसी को हटाया नहीं गया है। न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में। नेक्स्ट है, भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है, यानी अंतिम रूप से व्याख्या कौन कर सकता है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने का अधिकार है? अनुच्छेद 143 के तहत। अब क्या सर्वोच्च न्यायालय जो राष्ट्रपति को सलाह देगी वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है? नहीं, राष्ट्रपति उसे मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? आर्टिकल 129 के तहत। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य क्या है। यही कि उसके सभी निर्णय, आदेश इत्यादि सुरक्षित रखे जाएंगे और दूसरा, उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है, जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कहते हैं। यार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो वो दंड दे सकता है और दूसरा, उसके निर्णय, आदेश आदि सुरक्षित रखे जाएंगे। यही क्या है? अभिलेख न्यायालय है। आगे बढ़ते हैं, संविधान का अनुच्छेद 137 में क्या वर्णित है? 129 में अभिलेख न्यायालय है और 137 में कहता है कि उसे अपने निर्णयों या आदेशों पर पुनर्विचार करने तथा उन्हें बदलने की सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्राप्त है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? अपने निर्णय या आदेशों को पुनर्विचार कर सकता है और उन्हें बदल भी सकता है। अब देखते हैं, पुनर्विचार याचिका एक शब्द है। पुनर्विचार याचिका किसे कहते हैं? तो जब पुनर्विचार कर सकता है तो पुनर्विचार याचिका किसे कहते हैं? जिन याचिकाओं के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करता है उन याचिकाओं को कहेंगे पुनर्विचार याचिका, यानी जिनके तहत वो अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करता है। दूसरा आ गया उपचारात्मक या दोषाहारी याचिका। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो जाए किंतु पीड़ित पक्ष किसी अति गंभीर आधार पर उपचार का निवेदन करना चाहे तो उपचारात्मक या दोषाहारी याचिका का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा ऐसे पॉज करके। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटान करने की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी न्यायालय या अधिकरण में से वकालत कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं वकालत।
वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल न्यायालयों की संख्या, कुल उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। सर्वोच्च न्यायालय तो एक ही होगा, उच्च न्यायालय है 25। कितने ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों की अधिकारिता का निर्वहन करते हैं? 3 हैं, गुवाहाटी है, बम्बई है तथा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, ये एक ही है। ये 3 उच्च न्यायालय क्या हैं? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, कौन से ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जिनका अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है? वैसे जो संघ शासित प्रदेश हैं उनका किसमें है? राज्यों में है, लेकिन दिल्ली और जम्मू कश्मीर 2 ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जिनका अपना पर्सनल उच्च न्यायालय है, पर्सनल हाई कोर्ट है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के अन्य न्यायाधीशों के मामले में मुख्य न्यायाधीश से क्या करेगा? परामर्श भी करेगा। नेक्स्ट, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? अनुच्छेद 226 के तहत अगर मूल अधिकारों का प्रवर्तन न हो रहा हो तो उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट भी, अनुच्छेद 226 के तहत, जबकि सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद क्या करेगा? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। हम पहले भी क्वेश्चन आपको बता चुके हैं सर्वोच्च न्यायालय के मैटर में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता? राज्यपाल। अब देखिए, शपथ दिलाएगा राज्यपाल और त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति को। प्रशासनिक अधिकरण किससे संबंधित हैं? जिन्हें हम ट्रिब्यूनल भी कहते हैं। ठीक है, कहीं पे ट्रिब्यूनल भी लिखा आ जाएगा। तो प्रशासनिक अधिकरण किससे संबंधित है? लोक सेवाओं से संबंधित विवादों तथा शिकायतों के संबंध में जब न्याय देंगे या निर्णय देंगे तो उसके लिए किनका गठन किया गया है? ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, जिन्हें हम प्रशासनिक अधिकरण भी कहते हैं। लोक सेवक होते हैं ना, जैसे IAS PCS वगैरह आपके लोक सेवा के कर्मचारी हैं, तो लोक सेवाओं से संबंधित विवादों तथा शिकायतों का निपटान कौन करेगा? ट्रिब्यूनल। संविधान का कौन से अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है? अनुच्छेद 323 को एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंधित विवादों तथा शिकायतों के मामले कौन देखेगा? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसे हम कैट भी कहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होंगे उनके भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवाद को निपटाएगा कैट। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे हीरालाल जे कानिया। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार किन न्यायालय को प्राप्त है? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, यानी जो निचले न्यायालय हैं उनके निर्णयों के खिलाफ अपील इन न्यायालयों में की जा सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। संघ तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद किसके क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आएंगे। संघ तथा एक या अधिक राज्यों के बीच तथा 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद भी किस में आएगा? सर्वोच्च न्यायालय में। लोक अदालतों की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालतों की व्यवस्था की गई थी। लोक अदालतों में कुल कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष सहित 2 अन्य सदस्य, यानी कुल 3 लोग होंगे, एक अध्यक्ष 2 अन्य सदस्य, और इसका जो अध्यक्ष होगा वो कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोक अदालतों में किस प्रकार के मामले लाए जा सकते हैं? आज जब लोक अदालतों का गठन किया है तो कौन से मामलों के लिए किया है? सिविल प्रकृति के मामले तथा शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामले इसमें लाए जा सकते हैं। सिविल प्रकृति के एक बात, और दूसरा है शमनीय, सारे आपराधिक नहीं लाएंगे, शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामले। अब जो सिविल प्रकृति के मामले हैं उसमें कौन कौन आएगा? सिविल प्रकृति के मामले में विवाह से संबंधित आपके जो मामले आएंगे, भूमि से संबंधित जो मामले आएंगे, और संपत्ति के बंटवारे यानी संपत्ति के जो विवाद होते हैं उससे जुड़े मामलों में
तीन है विवाह, भूमि और संपत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले हैं सिविल प्रकृति के। और दूसरा हम लिख रहे हैं समनीय प्रकृति के आपराधिक मामले लाए जाएंगे। तो समनीय प्रकृति के आपराधिक मामले वो होंगे जिनमें दोनों पक्षों के समझौते द्वारा निपटाए जाने की अनुमति दी गई है, वो है समनीय प्रकृति के आपराधिक मामले। उनको लोक अदालत ने निर्णय दे दिया कि तुम्हें आपसी मामले से, आपसी समझौते से इस मामले को निपटाना है। क्या लोक अदालतों के निर्णय के खिलाफ अपील का प्रावधान है? तो इनके निर्णय के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, और कारण वही है कि इनके लिए जो निर्णय है वो दोनों पक्षों की सहमति से होता है। जब निर्णय सहमति से होता है तो लोक अदालतों के निर्णय के खिलाफ हम अपील नहीं की जा सकती है, उच्च न्यायालय में भी नहीं की जा सकती। सैनिक अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है? तो सेना न्यायालय या कोर्ट मार्शल किसके लिए है? सैन्य अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा जो न्यायालय हैं उनके प्रशासनिक खर्चे की व्यवस्था कहाँ से की जाती है? तो यह की जाती है संचित निधि पे ये भारित होते हैं।